सोचिए एक एक सेकंड के लिए कि जब भी गवर्नमेंट किसी बड़े इंटरनेशनल ट्रेड डील पर साइन करती है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे स्टॉक मार्केट, सेक्टर्स और इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो तक पहुंचता है। आज हम आईपीओ विद प्रॉफिट पर बात कर रहे हैं, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाले ट्रेड डील की, जो दिखने में एक सिंपल पॉलिसी अनाउंसमेंट लग सकती है, लेकिन असल में ये टैरिफ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सेक्टर रोटेशन का पूरा गेम बदल सकती है। इंडिया ईयू ट्रेड डील का मैं ऑब्जेक्टिव ये है कि दोनों तरफ से इंपोर्ट ड्यूटीज और ट्रेड बैरियर्स को ग्रेजुअल तरीके से कम किया जाए, ताकि बिजनेसेस को एक कॉस्ट एडवांटेज माइल, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट माइल और ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम बढ़े। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि जब टैरिफ कम होता है तो हर सेक्टर को बराबर फायदा नहीं होता, बल्कि कुछ सेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग टेलविंड मिलती है और कुछ सेक्टर्स के लिए कंपटीशन का प्रेशर भी बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के लिए ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट्स जनरली पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स यूरोपियन मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, जबकि इंपोर्ट हैवी और डोमेस्टिक फोकस्ड सेक्टर्स में फॉरेन ब्रांड्स के आने से मार्जिन प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसी वजह से स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ हेडलाइन देखकर एक्साइटमेंट में डिसीजन नहीं लेते, बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से सेक्टर्स स्ट्रक्चरली बेनिफिट कर सकते हैं। फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियरी के रूप में सामने आता है, क्योंकि यूरोप इंडियन जेनरिक मेडिसिन्स का एक बड़ा कंज्यूमर है। ट्रेड बैरियर्स कम होने से वॉल्यूम ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, प्राइसिंग प्रेशर रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म डिमांड स्टोरी काफ़ी स्टेबल रहती है। टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर भी एक ऐसा एरिया है जहां इंडिया अपनी कॉस्ट एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग का फायदा उठाकर यूरोपियन जैसे हाई कंजम्पशन मार्केट में अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकता है। खासकर एक्सपोर्ट फोकस्ड और एमएसएमई कंपनीज के लिए ये ट्रेड डील एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। ऑटो कंपोनेंट्स और इंजीनियरिंग गुड्स का एंगल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यूरोप एक प्रीमियम ऑटोमोबाइल मार्केट है और इंडिया एक स्ट्रॉन्ग लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो जैसे जैसे टैरिफ बैरियर्स कम होंगे, इंडियन ऑटो एंसिलरी एक्सपोर्टर्स के लिए नए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकती हैं। भले ही शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म थीम पॉजिटिव रह सकता है। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर ऑलरेडी चाइना +1 स्ट्रैटेजी का फायदा उठा रहा है और यूरोपियन कंट्रीज अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। इसलिए इंडियन केमिकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये ट्रेड डील एक सपोर्टिव पॉलिसी एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, जहां कंसिस्टेंट डिमांड और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के चांसेस दिखते हैं। आईटी और सर्विसेज सेक्टर को डायरेक्ट टैरिफ बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन सर्विसेज, टैलेंट मोबिलिटी और डेटा फ्लो इजी होने से इनडायरेक्ट एडवांटेज मिल सकता है, जो अर्निंग स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा सिग्नल होता है। अब अगर हम रिस्क वाले साइड की बात करें तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और लक्जरी गुड्स जैसे सेक्टर्स में यूरोपियन ब्रांड्स के आने से कंपटीशन बढ़ सकता है, जिससे डोमेस्टिक कंपनीज के मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है। इसलिए यहां ब्लाइंडली पॉजिटिव अप्रोच रखना सही स्ट्रैटेजी नहीं होती। गोल्ड और सिल्वर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ट्रेड डील्स का इम्पैक्ट डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन जब ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी थोड़ी कम होती है तो सेफ हेवन डिमांड पर शॉर्ट टर्म इफेक्ट पड़ सकता है और करेंसी मूवमेंट के थ्रू प्रेशियस मेटल्स में फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड और सिल्वर ज़्यादातर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन जैसे मैक्रो फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह होता है कि ऐसी बड़ी ट्रेड डील न्यूज़ आने पर क्या करना चाहिए, और इसका जवाब यह है कि पैनिक और ओवर एक्साइटमेंट दोनों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट अक्सर शॉर्ट टर्म में न्यूज़ पर ओवर रिएक्ट करता है। लेकिन रियल वेल्थ क्रिएशन तब होती है जब इन्वेस्टर थीम को समझकर पेशेंस के साथ सेक्टर सिलेक्शन करता है। ट्रेड डील्स कोई इंस्टेंट मल्टीबैगर बनाने वाली मैजिक स्टिक नहीं होती, बल्कि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल टेलविंड प्रोवाइड करती हैं, जिनका फायदा
वही इन्वेस्टर्स उठाते हैं जो वैल्यूएशन, बिजनेस क्वालिटी और डिमांड सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करते हैं। इसलिए हेडलाइंस के पीछे भागने के बजाय ये समझना ज्यादा जरूरी है कि कौन सा सेक्टर एक्सपोर्ट ड्रिवन है, कौन सी कंपनीज ग्लोबल डिमांड के साथ अलाइन होती हैं और कौन से एरियाज में कंपटीशन का रिस्क ये ज्यादा है। इसी लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम आईपीओ विद प्रॉफिट पर मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, जहां फोकस हाइप पर नहीं बल्कि क्लैरिटी और एजुकेशन पर होता है, ताकि इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें और लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन्ड तरीके से वेल्थ क्रिएट कर सकें।